चलिए अब नेक्स्ट पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट पार्ट है। देखिए, इफ़ द टैक्स लायबिलिटी हैज़ बीन रिड्यूस विद इन द लीगल फ्रेमवर्क इट इज़ टैक्स प्लानिंग। यदि विधिक रूपरेखा के भीतर कर देयता घटाई जाती है तो यह कर नियोजन है। तो यदि विधिक रूपरेखा के भीतर कर देयता घटाई जाती है तो यह कर नियोजन है, बिल्कुल सही है। इफ़ द टैक्स लायबिलिटी हैज़ बीन रिड्यूस टू गेट बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर द इनकम टैक्स इट इज़ कॉल्ड टैक्स इवेशन। यदि आप कर के अंतर्गत उपलब्ध कटौती पर लाभ उठाने के लिए कर देयता घटाई जाती है, इसे कर अपवचन कहा जाता है। ये गलत है। जब आयकर अधिनियम का उल्लंघन करके कर दायित्व कम किया जाता है तो इसे कर अपवचन कहते हैं। तो इसे कर अपवचन कहते हैं, ना कि जो है कटौती की जाती है। तो आयकर अधिनियम का उल्लंघन करके कर दायित्व को कम किया जाता है तो इसे कहा जाता है टैक्स इवेशन। मतलब अधिनियम को उल्लंघन करके अगर कर दायित्व कम किया जाता है, इसे कहा जाता है टैक्स इवेशन। ठीक है, तो इसका कथन फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। तो बी सही इसका आंसर है। बी क्या है? बी सही इसका आंसर है। नेक्स्ट है ये, द एसेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी निगेटिव मार्जिनल प्रोटेक्शन। घटते प्रतिफल का नियम का सार क्या है? तो इसे कहते हैं ऋणात्मक सीमांत उत्पादन। तो घटते प्रतिफल के नियम का सार क्या है? ऋणात्मक सीमांत उत्पादन, निगेटिव मार्जिनल प्रोटेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट शो अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट प्रोसेस नोन एज। ऐसी संगठन संरचना जो कार्य नीति संरचना और प्रबंधक प्रक्रिया का अनूठा संयोजन दर्शाती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी सी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहलाती है? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिए इसको, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट है ये, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्राहक द्वारा परिकल्पित मूर्त और अमूर्त फायदों तथा लागतों के मूल्य को परिलक्षित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द सम ऑफ प्रिसीव टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ ए कस्टमर। तो ये क्या कहलाएगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, कस्टमर वैल्यू। क्या होगा? कस्टमर वैल्यू। तो निम्नलिखित में कौन सा एक ग्राहक द्वारा परिकल्पित मूर्त और अमूर्त फायदों तथा लागतों के मूल्य परिलक्षित करती है? वो कस्टमर वैल्यू कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन 59 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुडविल इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट। निम्नलिखित में कौन सी ख्याति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो उसे कहते हैं कैट गुडविल। तो कैट गुडविल सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। समानता ख्याति उसी व्यापार में होती है जहां समान लाभ से अधिक लाभ प्राप्त होता है। यदि व्यवसाय में असाधारण लाभ कमाता है तो निश्चित रूप से ख्याति का कारण संभव होता है। ख्याति का मूल्य निकालते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तुरंत हस्तांतरित किया जा सकता है अथवा नहीं। बिल्ली स्वभाव ख्याति क्या है? तो बिल्ली के स्वभाव जो कैट गुडविल कहते हैं, कैट गुडविल का विक्रय मूल्य सबसे अधिक होता है क्योंकि बिल्ली का स्वभाव एक घर या स्थान पर स्थिर रहने का होता है। ठीक उसी प्रकार फर्म का मालिक कोई भी हो किंतु फर्म की ख्याति बनी रहती है। डॉग गुडविल क्या होती है? डॉग गुडविल का मूल्य कम होता है चूँकि कुत्ता स्वामी भक्त होता है, इसलिए व्यवसाय का स्वामी जहाँ जाता है फर्म की ख्याति उसी के साथ चली जाती है। ठीक है, चूहे का स्वभाव ख्याति क्या होती है? जिसे कहते हैं हम लोग रैट गुडविल। चूहे के स्वभाव ख्याति का मूल्य शून्य होता है क्योंकि चूहे का स्वभाव होता है कि वह किसी भी स्थान पर स्थिर नहीं रहता है, इसलिए स्वभाव की ख्याति मूल्य परिवर्तित होता रहता है। विच ऑफ द क्वेश्चन 60 देखिए, 60 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन स्टेज इन ए कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल। निम्नलिखित में कौन सा ग्राहक संबंध जीवन चक्र का मुख्य चरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर एक्विजिशन में ग्राहक अर्जन, ग्राहक विकास और ग्राहक की नाराजगी तो होगी, कस्टमर रिलेशन साइकिल में आएगा, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए,
The arithmetic mean of 10 items is 50. If each item is increased by 5, then the new arithmetic mean would be. तो ये तो आप जानते हैं, इसका आंसर 55 होगा। बी इसका आंसर सही है, ये आप लगा के देख लीजिएगा। Which of the following does not fall in the ambit of the Objective of Competition Act 2002? निम्नलिखित कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर सी होगा, बौद्धिक संपदा से उत्पन्न एकाधिकारवाद अधिकारों को रोकना, प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट्स अराइजिंग आउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये नहीं होगा। लेकिन ए बी डी होंगे, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, बी जो है प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, और डी जो है विलय और अधिग्रहण को विनियमित करना। लेकिन सी नहीं आएगा। सी कौन सा है? प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट अराइजिंग आउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत क्या नहीं आएगा? बौद्धिक संपदा से उत्पन्न एकाधिकारवादी अधिकारों को रोकना। तो बौद्धिक संपदा से उत्पन्न एकाधिकारवादी को रोकना ये नहीं आएगा। Which one of the following analysis is suitable for risk return analysis in financial decision? निम्नलिखित में कौन सा विश्लेषण वित्तीय निर्णयों में जोखिम प्रतिफल विश्लेषण के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? 63 का आंसर मुझे ए लग रहा है, CAPM एनालिसिस, इसे कहते हैं CAPM एनालिसिस। इसे कहते हैं पूंजीगत संपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल, ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल कहा जाता है CAPM को। तो CAPM इसका राइट आंसर होगा कि वित्तीय निर्णयों में जोखिम प्रतिफल विश्लेषण क्या उपयुक्त है? तो वित्तीय निर्णयों में जोखिम प्रतिफल विश्लेषण के लिए CAPM उपयुक्त है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। अब आइए 64 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? तो निम्नलिखित में कौन संस्थान विश्व बैंक के समूह का भाग नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है। लेकिन आपके इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA है, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन भी आएगा, और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी भी आएगी, ठीक है। तो कौन कौन सा पार्ट नहीं है आपका वर्ल्ड बैंक का? वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं आता है। लेकिन IDA और IFC और MIGA ये आते हैं, मतलब कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी भी वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा? तो सेकेंडरी डेटा के कौन कौन से सोर्स नहीं हैं? तो कौन कौन से सोर्स नहीं हैं? तो हमारे हिसाब से इंटरव्यू सेकेंडरी डेटा का सोर्स नहीं है, प्राइमरी डेटा का सोर्स है। दूसरा क्वेश्चनरी, ये भी प्राइमरी डेटा का सोर्स है। एक मिनट रुकिए, तो आपका A, B एंड C जो है ये प्राइमरी डेटा का सोर्स है। सेकेंडरी डेटा के सोर्स कौन से हैं? सेकेंडरी डेटा के सोर्स हैं आपके अनपब्लिश्ड थीसिस और एनुअल रिपोर्ट। तो इसका आंसर जो होगा हमारे हिसाब से डी होगा। प्राथमिक शोध के अंतर्गत आंकड़ों का प्राइमरी डेटा सोर्स के अंतर्गत आंकड़ों संकलन स्वयं संकलनकर्ता द्वारा किया जाता है, जबकि द्वितीयक शोध के अंतर्गत आंकड़ों का संकलन किसी अन्य की व्यक्ति या संस्था के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कम अनुभव वाले एक उद्यम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में प्रवेश का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम कौन सा है? तो यह है एक्सपोर्टिंग, ये आप जानते ही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कम अनुभव वाले उद्यम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम कौन सा है? यह है एक्सपोर्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर? निम्नलिखित में कौन से
सार्वजनिक लेखा परीक्षक के अधिकार है। तो टू रिसीव रेम्यूनरेशन ये भी सही है भाई। टू अटेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग ये गलत है। टू अटेंड द जनरल मीटिंग ये सही है आपका। टू विजिट द ब्रांच ऑफिस ये भी सही है। तो ए सी डी इसका आंसर सही है। तो कौन कौन सा सही है? ए सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसका आंसर आपका आएगा सी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लोग चलते 68। पीटर एफ ड्रकर नोटेड द रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। पीटर एफ ड्रकर ने निम्नलिखित में किसमें बिक्री और विपणन के बीच संबंधों पर ध्यान दिया है? तो किसमें संबंधों के बीच ध्यान दिया है? 68 क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बी है। द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपरफ्लुअस। मार्केटिंग का उद्देश्य बिक्री को शानदार बनाना। तो पीटर एफ ड्रकर ने किस पर ध्यान दिया है? मार्केटिंग का उद्देश्य बिक्री को शानदार बनाना। तो इसका आंसर जो है आपका हमारे हिसाब से बी है। फॉर ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन द रेशियो बिटवीन SE एंड SD द सैम्पल साइज एंड n इक्वल टू। तो भाई इसमें SE दिया है और सैम्पल साइज दिया है। तो SE का फॉर्मूला क्या होता है आपका? आपको याद होगा SE का? SE का फॉर्मूला SD अपॉन SE इंटू √n होता है। तो इसके द्वारा आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। SD में वैल्यू रख दी 40 और √8 अपॉन n रख दी, n की वैल्यू 25 आ गई। तो इसका आंसर क्या है? 25। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है, 25। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। इंटरनेशनल बैंक इंटरनेशनल कॉल मार्केट। तो इंटरनेशनल कॉल मार्केट क्या कहलाता है? आपका शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, लघु अवधि परिपक्वता कहलाता है। तो इंटरनेशनल कॉल मार्केट क्या कहलाता है? लघु अवधि परिपक्वता है, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी। कमर्शियल बिल क्या कहलाता है? तो ये बिल इसको सही कर लीजिए। तो कमर्शियल बिल कहलाता है आपका नंबर 1 मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। तो कमर्शियल बिल क्या कहलाता है? मनी मार्केट। इंटरनेशनल कॉल मार्केट क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, लघु अवधि परिपक्वता। और कमर्शियल बिल क्या कहलाता है? मनी मार्केट कहलाता है। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर जो है ये आपका क्या कहलाएगा? तो कमर्शियल पेपर आपका कहलाता है, सेकंड आपका है प्रॉमिसरी नोट्स। तो कमर्शियल पेपर क्या कहलाता है? प्रॉमिसरी नोट्स। तो ये कमर्शियल पेपर है, इसका क्या है? प्रॉमिसरी नोट्स। प्रॉमिसरी नोट्स। ट्रेजरी बिल किस में आता है? ट्रेजरी बिल आता है आपका नंबर 4 है गवर्नमेंट पेपर में। ट्रेजरी बिल किस में आता है? गवर्नमेंट पेपर्स में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित कौन सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर जो है सी है, फाइल नोटिंग। फाइल नोटिंग नहीं आता है। लॉग बुक्स आता है, यात्रा दैनिक भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई आंकड़ा सामग्री आता है, और परिपत्र भी आता है, सर्कुलर भी आता है, परिपत्र भी आता है, लेकिन फाइल नोटिंग नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। फाइल नोटिंग नहीं आता है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित कौन सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो फाइल नोटिंग नहीं आता है। इसमें क्या क्या आता है हमेशा ध्यान रखिएगा। अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल और आंकड़ों संबंधी सामग्री, और किसी प्राइवेट निकाय संबंधी ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के रूप में अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है। तो इसमें फाइल नोटिंग नहीं आएगा और सभी चीज़ें आपकी आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 72। देखिए, पूंजीगत लाभ योजना में अप्रयुक्त राशि जिसके लिए धारा 54 के अंतर्गत छूट का दावा किया गया है को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा। तो किसको माना जाएगा? इसका आंसर आपका सी है,
3 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। तो इसका आंसर सी होगा 3 years एक्सपायर्ड डेट ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर्स इज 90 एंड द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर is rupees 4.5. If the dividend is expected to grow at a constant rate of 8%, the shareholders required rate of return will be, तो इसका आंसर डी होगा 13%। एक कंपनी के अंश चालू बाजार मूल्य 90 है और अगले वर्ष प्रति अंश प्रत्याशित लाभांश 4.5 है। यदि लाभांश में 8% की नियत दर से वृद्धि होने का आशा हो तो अंशधारक अपेक्षित प्रतिफल दर क्या होगा? ये होगा 13% होगा। इसको आप कर सकते हैं। तो अंशधारकों का अपेक्षित प्रतिफल की दर क्या होती है? इसे कहते हैं प्रत्याशित लाभांश भुगतान अपॉन अंश चर का बाजार मूल्य इंटू 100 और लाभांश की अनुमानित वृद्धि दर। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड और मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर। ठीक है। इंटू 100 प्लस डिविडेंड की जो आपकी रेट है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? प्रत्याशित लाभांश 4.5 दिया है, मतलब कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर दिया है 4.5 और अंश का और शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो दिया है 90। तो हो जाएगा आपका, एक मिनट रुकिए, 4.5 अपॉन 90 इंटू 100 और किस रेट से बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है आपका 8% से, तो प्लस 8, तो इसका आंसर आएगा 13%। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर अपॉन क्या हो गया आपका? कंपनी शेयर मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर इंटू 100 प्लस ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट, एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट। तो ये आपका आएगा 13% आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 74। मोटिवेशन फोर्स टू लेवल ऑफ एफर्ट इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस इज प्रोपाउंडेड बाय। अभिप्रेरणा शक्ति या प्रयासों का स्तर संतुष्टि और प्रदर्शन के बराबर नहीं होता है का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था पोर्टर लालर मॉडल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया? ए इसका आंसर है, पोर्टर लालर मॉडल द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 75 में। विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? इसके बारे में बाजार दृढ़ीकरण योजना के संबंध में कौन सा सही नहीं है? यह सतत वृहद पूंजी प्रवाह से उत्पन्न अतिरिक्त तरलता को सूचित करता है, ये बिल्कुल सही है। बी, यह अतिरिक्त तरलता को अल्पावधि सरकारी प्रतिभूति और ट्रेजरी बिल को विक्रय द्वारा सूचित करता है, यह बिल्कुल सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया MSS खाते में अतिरिक्त तरलता को संचारित करता है, ये भी सही है। MSS खाता तरलता के रूप में भारत सरकार के पूंजीगत खर्चे का प्रयोग कर सकती है, ये गलत है। तो उसका आंसर डी सही होगा। ABC जो है ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत आएंगे, लेकिन डी नहीं आएगा। तो नॉट पूछ रहा है इसलिए डी नहीं आएगा। द रिग्रेशन कोफिशिएंट is minus 0.8 and minus 0.2, then the value of the coefficient of collision। तो आप जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट BXY इंटू BYX। इसमें क्या होता है कि अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट सेम साइन के हैं तो कोलिशन भी उसी साइन का आएगा। तो ये 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर डी, जब अंडर रूट करेंगे तो 0.8 और 0.2 हो जाएगा 0.16। तो ये -0.40 आएगा। प्लस मैंने लगा दीजिएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन होगा वही कोरिलेशन साइन होगा। जैसे हम बताएं आपको, अगर BXY निगेटिव है
तो बी बाई एक्स भी निगेटिव होगा, तो आर भी आपका निगेटिव आएगा। आप माइनस इंटू माइनस प्लस ना कर दीजिएगा, ये गलत होगा। अब नेक्स्ट आइए स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड के बारे में बात करते हैं हम लोग। यद्यपि नौकरी का मूल्यांकन निष्पादन मूल्यांकन घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, परंतु फिर भी वे एक जैसे नहीं हैं। तो नौकरी का मूल्यांकन और निष्पादन मूल्यांकन घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, तो ये बिल्कुल सही है, परंतु फिर भी एक जैसे नहीं है। नौकरी का मूल्यांकन प्रयोजन होता है पारस्परिक और असंगत लाभों को तय करना, ये बिल्कुल सही है। तो दोनों आपके सही हैं कि नौकरी का मूल्यांकन और निष्पादन मूल्यांकन घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, परंतु फिर भी वे एक जैसे नहीं हैं, ये सही है। नौकरी के मूल्यांकन का प्रयोजन होता है पारस्परिक और असंगत लाभों को तय करना, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। 78 पे आते हैं हम लोग। शॉपिंग गुड्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। क्रय वस्तु में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो कौन कौन सी होती हैं? पहला, ये उत्पाद आमतौर पर टिकाऊ प्रवृत्ति होता है, ये सही है। उपभोक्ता आमतौर पर विभिन्न विक्रेताओं की वस्तु की तुलना करते हैं और उसके बाद इस प्रकार वस्तु क्रम करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इन वस्तुओं की प्रति इकाई कीमत आमतौर पर उच्च होती है, ये भी सही है। डी, इन वस्तुओं की नियमित और सतत रूप से मांग रहती है, ये गलत है। इन वस्तुओं को आक्रामक प्रोत्साहन प्रयासों के परिणामस्वरूप विक्रय होता है, ये भी गलत है। तो ए बी सही इनका सही आंसर है, तो इसका आंसर जो होगा बी सही होगा। परिणात्मक क्वेश्चन 79 देखिए, परिणात्मक प्रतिबंध जो उत्पाद के आयात की मात्रा को सीमित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कोटा कहलाते हैं। तो कोटा एक प्रकार से परिणात्मक आयात का प्रतिबंध होता है जो उत्पाद के आयात की मात्रा सीमित करता है। एक निश्चित अवधि के दौरान आयात या निर्यात की जा सकने वाली राशि को सीमित करने के लिए आयात कोटा निर्धारित किया जाता है। कोटा का उद्देश्य कुछ उत्पादों की आपूर्ति को सीमित करना जो आमतौर पर उनकी कीमतों में वृद्धि करता है और स्थानीय कंपनियों को बिना मांग के पूंजीकरण करने की अनुमति देता है। एम्बार्गो सबसे गंभीर प्रकार का कोटा है क्योंकि यह पूरी तरह से व्यापार को प्रतिबंधित करता है। कोटा एक प्रकार का गैर टैरिफ बाधाओं की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, अ सेल्ड एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज मोर सुटेबल फॉर ए लेसी हैविंग बिक्री और पट्टा वापसी व्यवस्था उस पट्टाधारी के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? जो तरलता संकट से गुजर रहा हो, लिक्विडिटी क्राइसिस। तो बिक्री और पट्टा वापसी व्यवस्था उस पट्टाधारी के लिए उपयुक्त है जो तरलता संकट से गुजर रहा हो। ठीक है, तो बिक्री और पट्टा वापसी व्यवस्था उस पट्टाधारी के लिए उपयुक्त है जो पट्टाधारी तरलता संकट से स्थिति में गुजर रहा हो। तो जो तरलता संकट से गुजर रहा हो वही करेगा, इसको लीज बैक करेगा। ठीक है, चलिए 81 में आते हैं। 81 देखिए, निम्नलिखित में किस स्थिति में बड़े पैमाने में उत्पादन से पूर्णतया बचत आती है और बनी रहती है? तो किस स्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पादन से पूर्णतया बचत आती है और बनी रहती है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एग्जिस्ट टू दी पोटेंशियल एंड परसिस्ट। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, डी करेक्ट आंसर है। जब किसी इकाई का उत्पादन करने की दीर्घकालिक लागत उत्पादन बढ़ने के साथ गिरने लगती है। तो क्वेश्चन क्या था? किसी स्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पादन से पूर्णतया बचत आती है और बनी रहती है। तो जब किसी इकाई का उत्पादन करने का दीर्घकालीन लागत उत्पादन बढ़ने के साथ गिरने लगती है, तो मतलब किसी इकाई का उत्पादन करने का दीर्घकालीन लागत उत्पादन बढ़ने के साथ गिरने लगती है, तब सेविंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके ए बी सी गलत हैं। सी क्या है? जब फर्म बहुत बड़ी और अतिविविधीकृत, तो ये नहीं होगा। जब आदानों किराए पर लेने से फर्म के निर्णय के परिणामस्वरूप आदान लागत में
वृद्धि नहीं होती है जब फर्म बहुत छोटी अत्यधिक विशेषीकरण होती है। तो इसका आंसर जो है आपका डी होगा। डी बिल्कुल सही आंसर है। द अर्थमेटिक मीन इज एन ऑल पर्पस एवरेज। 82 जो कह रहा है, तो 82 का जो है कथन ये बिल्कुल सही है। मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेज, ये भी बिल्कुल सही है। तो अर्थमेटिक मीन इज एन ऑल पर्पस एवरेज, ये सही है। मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेज, ये भी सही है। तो इसका मतलब जो है आपका क्या सही हो गया, आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। हम लोग 83 पे आते हैं। प्रमुख ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों के साथ दीर्घकालीन पारस्परिक रूप संतोषजनक संबंध बनाना ताकि उपार्जन उनका दीर्घकालीन तरजीह तथा व्यवसाय को बनाए रखा जा सके, किस रूप में जाना जाता है, इसे कहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। क्या कहते हैं? रिलेशनशिप मार्केटिंग कहा जाता है। तो प्रमुख ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों के साथ दीर्घकालीन पारस्परिक रूप से संतोषजनक संबंध बनाना ताकि उपार्जन उनकी दीर्घकालीन तरजीह तथा व्यवसाय को बनाए रखा जा सके, किस रूप में जाना जाता है, इसे कहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग, संबंध विपणन कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, डॉक्ट्राइन ऑफ कैबिट एम्प्टर मीन, क्रेता को समय से पहले भुगतान कर देना चाहिए, क्रेता को अपनी खरीद की सभी पहलुओं के बारे में सावधान होना चाहिए, क्रेता संपूर्ण भुगतान का जिम्मेदार होगा, क्रेता किसी के में जिम्मेदार नहीं होगा। तो इसका आंसर बी सही है। क्रेता को अपनी खरीद के लिए सभी पहलुओं के बारे में सावधान होना चाहिए। कैविएट एम्प्टर का मतलब ही है क्रेता सावधान रहे। तो क्रेता जब भी कोई चीज़ खरीदे तो देखे कि भाई वो चीज़ सही है कि नहीं है। अब आइए, ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹2 lakhs are to be redeemed at par, for which fresh equity shares of ₹80,000 are issued at a discount of 10%. What amount should be transferred to the CRR account? तो CRR अकाउंट में क्या आपका जाएगा? तो इसमें जो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितना दिया हुआ है, वो 2 लाख रुपीज़ दिया है, और जो आपका फ्रेश इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं वो 80,000 आ रहे हैं, और नए इक्विटी शेयर में छूट 10% दी जा रही है। तो हमें जो निकालना है वो निकालना है CRR। तो CRR निकालने क्या करना पड़ेगा हमको? तो CRR निकालना है हमको। तो CRR इक्वल टू आपका हो गया 2 लाख, 2 लाख ऐसे लिख दे रहे हैं हम लोग, माइनस 80,000 माइनस 80,000 का 10%, तो ये आपका आ जाएगा 1,28,000। ठीक है। तो क्या किया हमने? CRR निकालने के लिए, CRR निकालने के लिए आपका जो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख रुपए, और फ्रेश इक्विटी शेयर आपका 80,000 रुपये है, और इशूड एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आपको लेस करना है तो 72,000 आ जाएगा। 72,000 में 2 लाख लेस करेंगे तो हमें क्या करना है? पहले डिस्काउंट निकाल लेना है। डिस्काउंट सहित प्राइस क्या आएगा? डिस्काउंट सहित 80,000 का डिस्काउंट सहित जो प्राइस आएगा वो 80,000 का आएगा आपका 10%। तो 10% कितना हो गया? आपका हो गया 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये आपका हो गया। अगर अब 2 लाख में हम अगर 72,000 घटा देंगे, क्योंकि 8,000 डिस्काउंट हो गया, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? शेयर्स की इतनी हो गई। तो ये आपका आएगा 1,28,000 रुपये आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया?
A firm consumes 90,000 units of a certain items of raw material in its production process annually. Its cost rupees 3 per unit. The cost per purchase order is rupees 300 and the inventory carrying cost is 20% per year. What is the economic order quantity? तो हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फार्मूला क्या होता है, इसे कहते हैं EOQ। तो EOQ फार्मूला क्या होता है आपका, टू इंटू एनुअल डिमांड, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं। चलिए एक मिनट रुकिए, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ मैं। तो EOQ इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू AD, एनुअल डिमांड कहेंगे इसको, AD इंटू कॉस्ट ऑर्डर, इंटू कॉस्ट ऑर्डर वो कर देते हैं अपॉन एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो क्या होगा, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला था 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो एनुअल डिमांड कितनी दी गई है, वो दी गई 90,000 और आपका कॉस्ट पर ऑर्डर क्या दिया गया है, कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर भी कह सकते हैं, कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर दिया है 300 और आपका ये दिया हुआ है एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 20% पर ईयर। तो आपका ये हो गया इट कॉस्ट 3 पर यूनिट, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आएगी, अगर हम लोग लिखें अंडर रूट 2 इंटू 90,000 इंटू 300 अपॉन अंडर बढ़ा लीजिए अपॉन 3 इंटू 20%। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 9,487, मतलब कि B इसका आंसर सही होगा। क्या होगा, B इसका आंसर सही होगा, ठीक है। सुगम इज आल्सो नोन एज, तो सुगम किस में नोन एज है, सुगम को किस रूप में जाना जाता है, इसे ITR 4 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ITR 4। 2017-18 में ITR 4 लाया गया जिसका नाम रखा गया सुगम। यह किसी व्यक्ति को हिंदू अविभाजित परिवार पर लागू होती है जिसे परिकल्पित कराधान योजना की धारा 44 या 44E के तहत चुना जाता है। फॉलोइंग आर द इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो उसका ए आंसर है ग्राहक प्रबोधन और कर्मचारी नीतियाँ, कस्टमर ओरिएंटेड एंड एम्प्लॉय पॉलिसीज। ये सही है। किसका, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में बता रहे हैं, तो कस्टमर ओरिएंटेशन एंड एम्प्लॉय पॉलिसी सही है। नंबर बी आंसर क्वालिटी ओरिएंटेशन डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग स्टाइल भी सही है, तो क्वालिटी ओरिएंटेशन डायरेक्टिंग एंड मोटिवेशन स्टाइल भी सही है। सी जो है डिसीजन मेकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, ये भी सही है। नंबर डी रिएक्शन टू कम्पिटिटर्स एंड ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स नेशन, प्रतिस्पर्धियों के प्रति प्रक्रिया और देश के प्रति आभार, ये भी सही है। लेकिन ई इसका आंसर गलत है। भूमिका के संदर्भ में अस्पष्टता, मजदूर संघ और नीतियाँ, ये गलत है और सभी इसके आंसर सही हैं। 89 में द चैनल अल्टरनेटिव इज़ नॉट टू बी एसेस ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर सरणी विकल्प
जिसे कहते हैं चैनल अल्टरनेटिव का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, ये कहलाता है एक्यूमुलेशन क्राइटेरिया, मतलब संचयन मानदंड। ये आपका इसका आंसर सही है। तो किसे हम लोग नहीं मानते हैं, इसे कहते हैं चैनल अल्टरनेटिव के रूप में संचयन मानदंड को नहीं मानते। लेकिन कभी भी उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसको मानते हैं, तो ये होता है इकोनॉमिक क्राइटेरिया, आर्थिक मानदंड को, फिर है कंट्रोल क्राइटेरिया, नियंत्रण मानदंड को, फिर है एडाप्टिव क्राइटेरिया, अनुकूलक मानदंड को। इन तीनों को हम चैनल अल्टरनेटिव मानते हैं। तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, कंट्रोल क्राइटेरिया और एडाप्टिव क्राइटेरिया, ये तीनों आपके माने जाएंगे। अब स्टडी ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 90 क्वेश्चन देखिए सब लोग। कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज 17.8, स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है 66.6, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई दे 4.2, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कोवेरियंस फॉर्मूला क्या होता है बताइए। कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट कोवेरियंस फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट नहीं, किसमें कोलिशन पूछ रहा है, तो कोलिशन फॉर्मूला क्या होगा, तो R इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन एस डी एक्स इंटू एस डी वाई। तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा a माइनस 0.642, निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल डंपिंग, निम्नलिखित में कौन सा अपारंपरिक पाटन का दृष्टांत है। तो इसका आंसर होगा रिवर्स डंपिंग। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा नॉन कन्वेंशनल डंपिंग है, तो वो जो है आपका रिजर्व डंपिंग है। तो कन्वेंशनल डंपिंग कौन कौन से हैं, ये है आपका स्पोरेडिक डंपिंग, छिटपुट पाटन, दूसरा है प्रेडेटरी डंपिंग, परबच्ची पाटन, और परसिस्टेंट डंपिंग, सतत पाटन। तो ये कन्वेंशनल डंपिंग के उदाहरण हैं, और नॉन कन्वेंशनल डंपिंग उदाहरण है आपका रिजर्व डंपिंग। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। यू शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन दी assumption that economy of the sale prevails at the small levels of production and diseconomy of scale prevents at large level of production। यू आकृति वाला दीर्घकालिक औसत लागत वक्र इस पूर्वधारणा पर आधारित है कि बड़े पैमाने उत्पादन की बचत उत्पादन के छोटों स्तरों पर प्रचलित होता है, और बड़े पैमाने पर उत्पादन की वचनहीनता का उत्पादन के बड़े स्तरों में प्रचलित होता है। तो ये सही है, करेक्ट है। पैमाने के भी आर देखिए इसका रीज़न, पैमाने के घटते प्रतिफल मुख्यतः इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि जैसे उत्पादन पैमाना बढ़ता है वैसे वैसे फर्म के प्रभावी तरीके से प्रबंधन करना और अधिक मुश्किल होता जाता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हमारे हिसाब से बी सही होगा। ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट आते हैं 93 क्वेश्चन में। तो 93 क्वेश्चन जो है इसके ए जो है का आंसर जो होगा वो आपका थर्ड होगा, जे इक्वल टू एक्स बार माइनस एम क्यू अपॉन एस जी। इसका ये आंसर सही होगा, क्या होगा, कार्ल पियर्सन। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ एक्सक्यूजनेस सही आंसर है। बी जो है जे इक्वल टू क्यू थ्री माइनस क्यू वन, क्यू थ्री क्वार्टाइल 3 और क्यू वन जो है क्वार्टाइल 1 है।
माइनस 2m³ अपॉन Q3 माइनस Q1। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा हमारे हिसाब से आपका बॉले मेजर ऑफ स्क्यूनेस होगा। ये सही है आपका जे का, बी का सेकेंड। और सी का आंसर जो होगा P90 प्लस P10 माइनस 2P50 P90 माइनस P10, ये होगा आपका इसका पहला आंसर सही होगा, कैली। ठीक है, तो हमारे हिसाब से फर्स्ट का आंसर क्या होगा? x बार माइनस MQ अपॉन HD, जे इक्वल टू कार्ल पियर्सन है। फिर आपका जो है जे इक्वल टू Q3 माइनस Q1 माइनस 2MQ अपॉन Q3 माइनस Q1, ये है बॉले का। और जे इक्वल टू P90 प्लस P10 माइनस 2P50 P90 माइनस P10 किसका है? कैली कोफिशिएंट का। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दी बेसल? बेसल वाले निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बेसल बारे में थोड़ा संक्षिप्त बताते हैं। बैंक सर्वेक्षण पर बेसल समिति अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक के अंतर्गत एक समिति है जो वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों में बेसल थर्ड के नियमों को लागू होने की स्थिति पर नज़र रखती है। इस समिति की मुख्य कार्य बैंकों में पर्यवेक्षण की गुणवत्ता को वैश्विक स्तर पर सुधारना सही है। बेसल में निम्नलिखित चीज़ें सही हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1974 के अंत में की गई थी, जिसका मुख्यालय बासेल स्विट्जरलैंड में है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और बैंकिंग बाजारों में अशांति इसकी स्थापना के लिए उत्तरदायी है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और बैंकिंग बाजारों में अशांति इसकी स्थापना के लिए उत्तरदायी है। प्रारंभ में, नेक्स्ट पॉइंट जो है, प्रारंभ में इसका नाम कमेटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजिंग प्रैक्टिसेस रखा गया, CBRS रखा गया था। तो हमारे हिसाब से कौन सा ट्रू नहीं है? तो प्रारंभ में इसका नाम कमेटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइज प्रैक्टिस रखा गया था, ये बिल्कुल सही है। तो क्या रखा गया था? बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइज प्रैक्टिस, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ए सही है। नॉट के बारे में जो गलत है वो बताने जा रहे हैं आपको। बेसल वॉज established by the central bank government of Basel was established by the central bank governors of 15 countries, नहीं, ये गलत है। It was established by the end of 1974, हाँ ये established हुआ था 1974 में। Distributions in international currency and banking market were responsible for its establishment, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बी जो है गलत है और सब सही है। एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट नोटिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशन? निम्नलिखित में किस बाजार में अतिरिक्त क्षमता नहीं देखी जाती है? तो यह है परफेक्ट कंपटीशन में। तो अतिरिक्त क्षमता किसमें देखी जाती है? तो ये एक्सेस कैपेसिटी किसमें देखी जाती है? एक्सेस कैपेसिटी परफेक्ट कंपटीशन में नहीं देखी जाती है। लेकिन कहाँ कहाँ देखी जाती है ये भी बता दें। मोनोपोली में देखी जाती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखी जाती है और ओलिगोपोली में देखी जाती है। इन सब में देखी जाती है, लेकिन इन और सब में नहीं देखी जाती है। क्रेडिट वर्जिनेस स्कोर इंडिया रेंज बिटवीन, भारत में ऋण माफिक साख का मान स्कोर क्या है? तो बताइए क्या है? ये ध्यान रखिए, 300 to 900 जो है इसका सही आंसर है। तो क्रेडिट वर्जिनेस स्कोर इंडिया रेंज बिटवीन, तो ये क्या है? 300 to 900। अब इसमें दिया हुआ है, देखिए एक्सेलेंट का क्या है? 750 to 850, गुड का क्या है? 700 to 749 और फेयर लिमिटेड का 640 to 699, बैड का 300 to 639। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एज पर द सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। कंपनी अधिनियम की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति अधिमूल्य खाते के मौजूदा शेष का उपयोग किसके लिए नहीं किया सकता है? तो ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए नहीं किया सकता है। इसका आंसर ए सही है। लेकिन राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर के लिए किया जा सकता है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट शेयर जारी करने के लिए छूट के समायोजन के लिए,
इशू ऑफ फुल्ली पेड अब बोनस शेयर के लिए भी किया जा सकता है और कैपिटल लॉसेस के लिए भी किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता है, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके आंसर कुछ और भी दिए हैं, देख लीजिए। नए अंशों के निर्गमन दिए जाने वाले छूट के समायोजन के लिए, पूर्णता चुकता बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, ख्याति को अपलिखित करने के लिए, पूंजीगत हानि के समायोजन के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए और ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित करने के लिए, इन सब के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए, अ कंपनी इशू 10% irredeemable preference shares, the face value per share is ₹100 but the issue price 90. What is the cost of preference share? तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होगा भाई, 95 इशू प्राइस है और फेस वैल्यू 100 है। जब 95 इशू प्राइस है और फेस वैल्यू 100 है तो इसका क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब हमको निकालना है तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम निकालने जा रहे हैं, तो ये होगा आपका अंशों का जो शेयर्स का फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू अपॉन जो होगा इशू प्राइस, फेस वैल्यू अपॉन इशू प्राइस इनटू रेट। तो रेट तो उसमें आर लिख दे रहा हूँ मैं, इनटू रेट। तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो होगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये कितना आ जाएगा, 100/95 इंटू कितना दिया हुआ है 10%, तो 10। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10.53, तो आ जाएगी 10.53। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 100/95 इंटू 10, तो ये आ जाएगी 10.53। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, 99 क्वेश्चन सॉरी रह गया है। वन बेल्ट वन रोडिंग इनिशिएटिव BRI इज नॉट इंटेंड, एक क्षेत्र एक संयुक्त योजना का अभिष्ट नहीं है। तो क्या नहीं है, तो ये जो है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म जो है, व्यापार संरक्षणवाद, ये नहीं है। संभार और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना ये है, लागत प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना ये है, व्यापार को पुनर्संतुलन करना ये भी है। लेकिन जो है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म नहीं है, व्यापार संरक्षणवाद नहीं है। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग। फिस्कल मॉनेटरी मैच करना है, फिस्कल मॉनेटरी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी इकोनॉमिक पॉलिसीज़। का आंसर 4th सही होगा। क्या सही होगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। देखिए 4th आंसर दिया हुआ है, 4th ये आपका सही होगा। ठीक है, तो फिस्कल मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी का आंसर क्या होगा, 4th सही होगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज। सोशल ऑब्लिगेशन टूवर्ड सेवरल स्टेक होल्डर्स, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सोशल ऑब्लिगेशन टूवर्ड सेवरल स्टेक होल्डर्स, इसका आंसर होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट सही होगा। कौन सा होगा, फर्स्ट सही होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आए कंज्यूमर शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, इट्स एक्स्ट्रा। तो इसका आंसर जो होगा आपका स्टेक होल्डर इंटरेस्ट ग्रुप होगा। क्या होगा, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट ग्रुप। सेकेंड इसका आंसर सही होगा। मोरल प्रिंसिपल दैट डिफाइंस द राइट और रॉन्ग, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका थर्ड बिजनेस एथिक्स सही होगा। तो फिस्कल मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी का आंसर क्या होगा, आपका होगा इकोनॉमिक पॉलिसीज। नंबर 4th सोशल ऑब्लिगेशन टूवर्ड सेवरल स्टेक होल्डर्स, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कंज्यूमर शेयर होल्डर कंज्यूमर शेयर होल्डर सप्लायर्स क्रेडिटर्स इट्स एक्स्ट्रा, तो इसका आंसर होगा सेकंड स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट ग्रुप। और आपका लास्ट जो है मॉरल प्रिंसिपल
दैट डिफाइंस द राइट ऑफ रॉन्ग, योगा, बिजनेस, एथिक्स। तो आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद। ये आपका वीडियो 50 मिनट तैयार हो गया है। ये लास्ट वीडियो था 2019 जून का। अब नेक्स्ट वीडियो जो जल्दी अपलोड करेंगे। तो यूजीसी के मेरे हिसाब से 10 साल के पेपर मुझे डाउनलोड करने हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिले। आप बेनिफिट के हिसाब से काम करते जाएं। धन्यवाद।